हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 फरवरी। तो आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला है, भोपाल में क्या हुआ है, भिक्षावृत्ति जो बीक है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब पहले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि इंदौर में भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई भिक्षा देते हुए भी दिखता है तो क्या होगा, उसे अपराधी माना जाएगा। अपराधी का मतलब कोई दंड वगैरह दिया जाएगा। अब सेम प्रोसेस भोपाल में भी लागू कर दी गई है। तो भिक्षावृत्ति जो समस्या है वो क्या समस्या है, तो सार्वजनिक जगहों पे भीख मांगना और भीख देने दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कठोरता से लागू करने की बात की गई है। और इसमें क्या होगी, दर्ज होगी, जो केस होगा वो दर्ज होगा। अब ये आधार क्या है, किस आधार पर ये रोक लगाई गई है गया है, तो देखें, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक आया था 2023 में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, इसमें एक धारा है। उस धारा के तहत 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट हो या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट हो या जो अन्य मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा होगा, वो उपद्रव या अशांति अशांतिक खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी कर सकता है। मतलब क्या हुआ, जो डीएम या जो एडीएम टाइप का व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है अभी डीएम की जगह, वो सब व्यक्ति क्या करेंगे, अगर उपद्रव और अशांति जैसी समस्या है तो कोई एक आदेश जारी कर सकते हैं। पर ये सीधे तौर पे भिक्षावृत्ति से तो नहीं जुड़ा है, पर इसी का एक प्रावधान कहता है कि इस आदेश के दायरे में किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए भी मना किया जा सकता है। अब जो कार्य करने के लिए परहेज का निर्देश दिया गया है, वही सीधा एंगल लगाया है किससे, भिक्षावृत्ति न ले, मतलब ये कह दिया गया है कि भिक्षावृत्ति से रोका जा सकता है। और जो भिक्षावृत्ति देगा उस पे कुछ प्रावधान, जुर्माना तक है 5,000 रुपए तक का। तो ये 2 महीने तक, ये अभी जो आदेश लागू किया है इस एरिया में वो 2 महीने तक ये लागू रहेगा। अब इसके और प्रावधान देखें तो भिक्षावृत्ति के कई संवैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी माना जाता है, क्योंकि क्या है, जीवन पर की गरिमा और ये सारे हैं। आर्टिकल 23 तो सीधा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहता है कि भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार की बात करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो भिक्षावृत्ति होता है उसमें बच्चों को कैसे बलपूर्वक लगा दिया जाता है और मानव का दुर्व्यापार हो रहा होता है। तो 23 आर्टिकल का ये उल्लंघन होता है। अब भिक्षावृत्ति की परिभाषा अगर देखें, जो और औपनिवेशिक देखें आधार, तो 1881 में 71 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, जो एसटी कम्युनिटी होती है, मतलब जो जंगल में होते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, उन नोमैडिक ट्राइब को क्या, घुमंतू लोगों को कह दिया गया था वो सब के सब अपराधी ही होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, जनजातियां विद्रोह करती थी, जैसे बिरसा मुंडा टाइप सुना हमने। तो क्या हुआ कि घुमंती जातियों को अंग्रेज सीधा ही कह दिया था कि वो अपराधी ही हैं और उन्हें आवारागर्दी और भीख मांगने से जोड़ा जाता था कि जो ऐसा काम करते वो अपराधी होंगे। फिर क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो ये तो प्रावधान हटा दिया गया था, पर प्रावधान एक जोड़ा गया था कि जो भिक्षावृत्ति या घूमंतु या प्रवासी लोग हैं उनके लिए जो कानून बनाने की अनुमति होगी, किसके लिए, जो भिक्षावृत्ति मांगते हैं या घूमंतु हैं प्रवासी, उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची की सूची 3 के तहत, जो समवर्ती सूची है, एक तो राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची, तो तीसरी सूची है समवर्ती, उसकी धारा 15 है। उसके तहत क्या होता है कि जो इन भीख मांगना हो, चाहे घुमंतु हो, चाहे प्रवासी, उनके लिए कानून बनाने की अनुमति है। तो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का अभी तक क्या फैसला आया है, तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट का 18 में फैसला आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भिक्षावृत्ति है वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना था उन्होंने, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, अगर भिक्षा मांग रहा है, किसी से मांग रहा है, तो गरिमापूर्ण कहाँ हुआ जीवन। तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि था क्या कि सार्वजनिक जगहों से, जैसे बड़ी जो मेन जगह होती है जैसे ताजमहल हुआ या ऐसी जगह, तो सार्वजनिक कोई बड़ी जगह है वहां से भिखारियों को हटाने का एक प्रावधान आया था और उसके तहत एक पीआईएल आई थी, मतलब उसी में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि भिक्षा मांगना अपराधी नहीं कर देता है, बल्कि यह तो एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। क्योंकि यह अगर व्यक्ति कोई मांग रहा है तो या तो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कोई समस्या है तभी मांगेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, 2022 में सरकार को पता चला, तो सरकार एक प्रोग्राम लेके आई। उस प्रोग्राम का नाम है स्माइल, हाशिए पर पड़े व्यक्तियों का समर्थन के लिए था। अब हाशिए पे व्यक्ति कौन से होते, जो व्यक्तियों में मतलब स्वास्थ्य की समस्या हो, तो स्वास्थ्य समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, मतलब शिक्षा ना हो, रोजगार ना हो, और रोजगार के लिए या क्या ना हो, कौशल ना हो।
तो इन सब के लिए सरकार एक योजना लेके आई थी स्माइल। मेन उद्देश्य क्या था? भिक्षावृत्ति को 2026 तक इसे समाप्त करना था। अब भिक्षावृत्ति के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश में मतलब भारत में ही आंकड़े हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं 4 लाख से ज़्यादा, वो कहाँ हैं भिक्षावृत्ति वाले लोग? पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे पे बिहार है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ का क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में लगेगा, जनसंख्या ज़्यादा है तो भिक्षावृत्ति ज़्यादा लोग मांगते होंगे, पर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखना है उसमें। अब उसके बाद एक आर्टिकल हमने ये पढ़ा था गर्भिणी वाला, तो उसी में कुछ एक दो अपडेट आई हैं। जैसे कि जो गर्भिणी दृष्टि करके एक क्या था सरकार का प्रोग्राम है, इसमें क्या हुआ? मातृ और बाल स्वास्थ्य का डाटा रखा जाएगा। तो इसमें 10 से 12-13 हजार जो महिलाएं होंगी उनका डाटा इकट्ठा करके रखा जाएगा कि कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी समस्याएं होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान। तो ये तो इसमें क्या हुआ है, इसी के अंतर्गत इसी संस्थान में एक और सुविधा चालू हुई है, और ये भारत में पहली बार है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? फेरेट अनुसंधान सुविधा। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि फेरेट अनुसंधान जो सुविधा है वो वहीं शुरू हुई है जहाँ गर्भिणी दृष्टि शुरू हुआ है। तो ये है क्या फेरेट? तो होता क्या है, जैसे हम चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदरों पे करते हैं, वैसे ये है जीव एक फेरेट। तो ये नेवले की तरह होता है। अब इसकी जो दशा है मतलब शारीरिक संरचना, वो इंसान से काफी मिलती है। तो अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, ये लोग फेरेट पे रिसर्च करेंगे इसी पे, जैसे जो दवाएं इंसान पे ट्राई करनी वो इस पे करेंगे। अब ये सारी जो प्रोसेस चल रही है गर्भिणी दृष्टि या फेरेट, अब ये कौन कर रहा है? तो THSTI या दृष्टि करके इसे पढ़ सकते हैं, एक अनुसंधान संस्थान है। ये करता क्या है? ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो रिसर्च पेपर को बदल देता है डाटा में। डाटा का मतलब क्या है? प्रोसेस में। कि जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की कि अगर ऐसा ऐसा हो तो शायद ऐसा हो जाएगा, मतलब कोई अगर दवा अगर ये यूज करें तो ऐसा। अब ये वो टेस्ट करेंगे कौन? THSTI ये संस्थाएं, ये वो टेस्ट करती है, मतलब केवल पेपर से निकलने के बाद जैसे दवा बनानी है तो वो प्रोसेस यही संस्था करती है। तो इसके बारे में भी देखा, और गर्मी के बारे में हम तो हमने देख ही चुके थे ये वाले में। तो ये वाला हुआ। अगला है भारत के राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो कोर्ट ने मतलब सरकार ने अभी क्या कहा है कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो भारत का राज्य प्रतीक चिन्ह है जो अशोक स्तंभ वाला ही है, तो इसका अनुचित उपयोग करते हैं। तो सरकार ने कह दिया, जैसे अभी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सत्यमेव जयते, अब ये नहीं यूज हो सकता है। अब सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में ही यूज होगा। तो पहली बात तो यही पता होना चाहिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया था, जबकि ऊपर वाला ये बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध का मतलब क्या है? अशोक से संबंधित है। अब पर इसमें भी एक थोड़ा बदलाव हुआ था कि जब इसे लिया गया था तो अशोक स्तंभ में तो ये पूरा सारनाथ के में था ये, पर जब लिया गया था तो इसके नीचे वाला जो उल्टा कमल की संरचना है इसे हटा दिया गया था, तो इसे शामिल नहीं किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति इस पूरे प्रतीक को चिन्ह करता है तो ये लीगल है, पर अगर इसको प्रतीक को अनुचित रूप से यूज करेगा तो ये क्या हो गया? ये सजा हो जाएगी। सजा का मतलब क्या? क्योंकि हमारा प्रतीक तो ये प्रतीक है ना, तो इसे अनुचित रूप से प्रदर्शित या उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब अगर देखेंगे तो हमारे सारनाथ वाले में क्या दिखता है? 3 तो शेर दिख रहे होते, पर एक पीछे की तरफ होता है, तो होते कितने? 4 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये जो चक्र दिख रहा है, इस चक्र को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो अशोक का मतलब गौतम बुद्ध का था, वो यही चक्र है। तो ये धर्म को बदलने की बात करता है। धर्म को बदलने का मतलब है धार्मिक परिवर्तन जो हो रहे थे समाज में उनकी बात करता है। उसके बाद क्या है कि इस पे कई सारे प्रतीक चिन्ह भी हैं, जैसे घोड़ा मिलेगा, बैल मिलेगा, शेर मिलेगा। ये सारे क्या मिलते हैं इसमें? मिलते हैं प्रतीक चिन्ह। तो ये इंपॉर्टेंट रखना। क्या क्या मिलता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एक तो हाथी मिलता है, हाथी के साथ एक तो बैल मिलता है, और बैल के साथ क्या मिलता है? घोड़ा मिलता है, और घोड़े के साथ शेर मिलता है। अब शेर तो शक्ति का प्रतीक है ये चारों दिशाओं में, तो चारों शेर हैं, तो चारों दिशाओं में शक्ति का प्रतीक शेर है। हाथी उनके जन्म के समय से जोड़ा जाता है हाथी को, और बैल को भी। और बैल वैसे ही सोच सकते हैं, बैल हमेशा से हिंदू परंपरा में भी तो फेमस रहा है। हड़प्पा में भी हमें बैल जैसी संरचना मिलती है, तो ये। और घोड़ा, तो घोड़ा इस प्रतीक में सामने ही दिख रहा है। तो ये सारी संरचनाएं इसमें नीचे मिलती हैं, तो यही वो चिन्ह है। अब इस चिन्ह में से केवल कितना लिया गया है, मतलब चिन्ह का मतलब अशोक स्तंभ में से ये इतना संरचना ली गई है, बाकी ये जो उल्टा कमल वाली संरचना है ये छोड़ दी गई है, और नीचे खंबा नहीं, केवल
केवल इतनी ली गई है ये संरचना, तो ये भी याद रखना। अब इस प्रतीक चिन्ह को जो सारनाथ वाला था, इस सारनाथ अशोक स्तंभ के प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो इस अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो हमारा संविधान भी हुआ था लागू, तो 26 जनवरी 1950 को ही इस स्तंभ प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है, सरकार का प्रावधान भी तो है। तो सरकार का प्रावधान है, चूंकि हमारा राज्य का चिन्ह है, देश का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, तो इसका अगर अनुचित उपयोग होता है तो अधिनियम 2005 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो राज्य का प्रतीक है। अब इसमें अगर देखें तो अभी देख ही लिया कि 3 दृश्यमान शेर होते हैं, पर टोटल 4 होते हैं। एक पीछे वाला तो दिखता नहीं। बाकी धर्मचक्र है, ये गोला, और 4 पशु दिखते हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। और ये है, और नीचे कौन सा वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 2 साल तक की सजा और 5,000 का दंड हो सकता है। जैसे कोई अगर अनुचित उपयोग करे, ऐड में उपयोग कर ले या ऐसी चीजें। प्रतिबंध कहाँ-कहाँ है तो देखते हैं कि केवल सरकारी निकाय, सरकारी अधिकारी ही इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट लोग क्या उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, ना वो अपने कार्ड में, लोगो में, विज्ञापन में, वेबसाइट पे, कहीं पे भी हमारे प्रतीक चिन्ह को यूज नहीं कर सकता। और अगर कोई निजी व्यक्ति या संगठन करना चाहे तो उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती। नहीं लोगे तो वही 2 साल और रुपए का दंड है। तो ये वाला हमने देखा। अगला एक न्यूज है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। तो अब होता क्या है, सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारी तो संस्थाएं देखते हैं हम, सहकारी बैंक देखते हैं जहाँ लोग मिलकर चलाते हैं। तो ऐसा ही एक लोकसभा में एक पहला विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी बनी है। अब चूंकि पहली यूनिवर्सिटी है तो वैसे ही इंपोर्टेंट हो जाएगी, तो ये भी इंपोर्टेंट है। तो लोकसभा ने भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इसका नाम क्या रखा गया है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025। तो त्रिभुवन कहाँ पे है? तो गुजरात में ये प्रस्तावित है। तो गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो आनंद जगह, वहां पे ये प्रस्तावित है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। चूंकि ये पहला विश्वविद्यालय है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे? गुजरात में। सहकारी होगा तो इसमें सरकार काफी मदद करेगी, कुशल पेशेवर भी लोग आएंगे तो इसमें मदद की जाएगी। अब इसमें क्या है, डिजिटल लर्निंग, अनुसंधान और सारे विशेष जो वर्ग हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो सबसे इसे जोड़ा जाएगा। अगला है, कोयला मंत्रालय ने वित्तीय प्रोत्साहन एक योजना स्टार्ट करी है। अब वित्तीय प्रोत्साहन योजना का क्या मतलब हुआ? फाइनेंस में मदद करेगी सरकार, मतलब कोयला मंत्रालय। तो हुआ क्या, इसका उद्देश्य कोयला गैसिफिकेशन में तेजी लाना और कोयला गैसीकरण मिशन को आगे बढ़ाना। अब कोयला गैसिफिकेशन क्या होता है? हम तो जानते हैं कि कोयला क्या होता है, कोयले को जलाओ, आग बन निकलती है और कोयला मतलब हो जाता है। ऐसे ही ट्रेन चलाते थे पहले, तो वो ट्रेन में भी कैसे कोयला डालते थे, आग लगती थी, धुआं से चल जाता था। पर कोयला गैसिफिकेशन एक अलग प्रोसेस है, तो इसे थोड़ा समझते हैं पहले। मान लो कि कोयले को क्या करना है, हमें गैस में चेंज करना है। तो एक स्टोरी से समझते हैं। मान लो एक गांव में बहुत सारे लोग पहले क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और कोयले को जलाकर अपने घर में क्या करते हैं, लकड़ी और कोयले से आग जलाते हैं। पर समय बीतता गया, धीमे धीमे घरों में क्या हुआ, लोगों को लगा कि एक तो धुएं जैसी समस्या भी रहती है और साथ साथ क्या रहता है कि प्रदूषण की भी तो समस्या आ रही है। अब प्रदूषण की भी समस्या आ रही, तो लोगों ने सोचा कोई तरीका हो। अब तरीका कहाँ से आएगा? तो तरीका अब मानते हैं, उस गांव में कोई एक व्यक्ति आया, इंजीनियर, उसने कहा कि हम एक तरीका अपनाएंगे। वो तरीका क्या हुआ? कोल गैसिफिकेशन को। तो उसने कैसे समझाएगा वो? तो उसने कहा कि जैसे कि हम संयंत्र में कोयला डालते हैं नॉर्मल, तो कोयला हम जलाते हैं, अब हम क्या करेंगे कि एक खास संयंत्र लेंगे, खास संयंत्र बनाएंगे, बड़े मशीन लेंगे पूरी, और उस मशीन में क्या करेंगे, हम कोयले को डालेंगे, और कोयले को डालने के बाद उस मशीन को टेम्परेचर को कर देंगे तेज। जैसे जलाते हैं वैसे ही जलाएंगे, तो उसे क्या टेम्परेचर को तेज कर दिया। पर यहाँ समस्या, मतलब समस्या का मतलब क्या प्रोसेस अपनाएंगे, उस टेम्परेचर तेज के बाद मतलब आग लगा देंगे टेम्परेचर ज्यादा, पर ऑक्सीजन उसे नहीं देंगे। ऑक्सीजन ज्यादा क्यों नहीं देंगे? अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोयला तेजी से जल जाएगा ना, क्योंकि आग कब लगती है, जब ऑक्सीजन होती है। तो उसे
तेजी से नहीं जलाया जाएगा, तो ऑक्सीजन सीमित मात्रा में दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो कोयला होगा वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, गैस फॉर्म में बदल जाएगा। और अगर हमें कोयला गैस फॉर्म में मिल गया तो हम इसी ऊर्जा का तो यूज हमें करना है। हमने इस गैस फॉर्म को संरक्षित कर लिया, क्योंकि आग तो लग नहीं पाई थी। और इस गैसीफायर का उपयोग करके क्या होगा, गैस को उपयोग करके हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें जब कोयले का कचरा बचा, गैस अलग हो गई, जो कचरा बचा वो हमने अलग कर लिया इसमें, तो ये इसमें फायदा मिल जाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं कोयला गैसिफिकेशन में, तो ये हमने देखे। तो मेन मकसद क्या है, सरकार ने अभी वित्तीय प्रोत्साहन दिया है कोयला गैसिफिकेशन के लिए। तो ये अब समझ में आया होगा कि कोयला गैसिफिकेशन क्या होता है। तो कोयला गैसिफिकेशन में कोई क्या है, केवल कि कोयला को एक गैसीफायर में डाला जाता है। गैसीफायर में एक क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टर होता है जहाँ टेम्परेचर उच्च रखा जाता है, कितना हो सकता है तब भी 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये टेम्परेचर, अगर पेपर में आता है तो टेम्परेचर होता है। पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम दी जाती है, तो गैसिफिकेशन हो जाता है, मतलब गैस बन जाती है उस कोयले की। ऑक्सीजन कम रखी जाती है, जिसके कारण रासायनिक प्रक्रियाएं बाकी नहीं हो पाती। अब क्या होगा, इस प्रक्रिया में एक यूज और की जाती है, वो होता है सिन गैस। तो सिन गैस क्या होता है, इस प्रक्रिया से प्राप्त गैस को ही कहते हैं सिन गैस। अगर ये कहें कि जो कोयले से तो गैस गैस एक तो धुआं निकलता है, पर जो कोयले से गैस को संरक्षित रखा जा रहा था, मतलब ये देखो, ये वाली जो गैस है, मतलब कोयला पावर प्लांट में पूरा जला, उसके बाद जो गैस निकली, जिस गैस को अब हम यूज करेंगे, कोयले को तो जला ही दिया, अब उस गैस को यूज करेंगे जो भर के रखी, उसे ही कहा जाता है सिन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सिन गैस का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक गैस। अब सिंथेटिक गैस क्या होता है अगर पूछ ले, तो सिंथेटिक प्रकृति की गैस होती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और एक हाइड्रोजन होगा, और CO2 तो होगा ही होगा, कुछ जलेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पर इन दोनों को मेन ध्यान में रखना है कि जो सिन गैस होती है, सिंथेटिक गैस होती है, जो कोयले को आधा मतलब जलाने के बाद जला ही रहे हैं गैस फॉर्म में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में इन्हें संचित किया जाता है। अब यह गैस क्या कर सकते हैं, इससे चाहे बिजली बना लो और चाहे रासायनिक उत्पादों का निर्माण कर लो, सारी चीजें इस गैस से हो सकती हैं। तो अमोनिया के पावर प्लांट, तो अमोनिया, मीथेनॉल, उर्वरक सारे यूज में ये होता है। तो ये हमने देखा। इस मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2024 में हुई है। कोयला मंत्रालय के तहत है, कोयला को गैसिफिकेशन में बदलना है। तो बाकी हमने देख ही लिया है सिन गैस वगैरह। तो ये अब कोयला गैसीकरण के सरकार का कोई लक्ष्य भी तो होगा, 24 में तो स्टार्ट किया गया है। तो सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन, तो 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण है, मतलब 100 जो, जैसे हमने जो सिन गैस इकट्ठा करके रखी थी, तो 2023-30 तक हम 100 मिलियन टन का आंकड़ा छू लेंगे, मिलियन टन का। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। तो कोल गैसिफिकेशन से अब होगा क्या, एक तो स्वच्छ ऊर्जा मिल जाएगी। स्वच्छ का क्या मतलब है कि इस ऊर्जा में धुआं तो ज्यादा निकला नहीं, क्योंकि वो चीजें अलग अलग कर दी गई, तो स्वच्छ ऊर्जा होगी। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स इसमें इसका उपयोग मीथेनॉल, इथेनॉल सारे, मतलब अब और चीजों के निर्माण में इसका किया जा सकता है। सिंथेटिक गैस का यूज कर सकते हैं। भारत के लिए महत्व क्या है कि हम कोयला भंडार तो है हमारे पास, और हम आयात नहीं करेंगे। अगर ये अच्छे से यूज करेंगे तो हमें और चीजें आयात नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये अगला एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल NTPC ने कर्नाटक, जो अपना थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है नेशनल, उसने क्या किया है, कर्नाटक के कुडुगी जिले में, कर्नाटक के कौन सा जिला है, कुडुगी जिला में अत्याधुनिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भंडार बैटरी का उत्पादन शुरू किया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बैटरी का, एक बैटरी हम जो नॉर्मल यूज करते हैं बैटरी, वो हम देखते हैं कि जैसे घर पे बैटरी यूज करें, फोन में बैटरी, उस बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है और जब हम चाहते हैं यूज कर लेते हैं। क्या हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की ऊर्जा को भी संरक्षित कर लें, जैसे अभी हमने सिन गैस वाला देखा, वैसे ही है कि इसमें भी CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारण कर रहे हैं बैटरी के फॉर्म में। तो ये वाली चीज है। तो इसमें क्या होगा कि यह अत्याधुनिक परियोजना है, कि मतलब ये नई तरीका है टेक्नोलॉजी का। तो इसमें क्या होगा, टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम इटली के एक सहयोग है, उससे ये बनाया जा रहा है। तो ये क्या हमने देखा इसमें कि टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम करके संस्था है, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य है 160 मेगावाट 160 मेगावाट घंटे की CO2 बैटरी
कोई ऊर्जा भंडारित करने की स्थापना है। मतलब क्या होगा, अगर हम CO2 की बैट ऊर्जा भंडारण कर पाएंगे तो ये लंबे समय तक रहेगा। तो ये है, तो इसमें दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण रहेगी, 8 घंटे से लेकर कई दिन, हफ्ते और मौसमों तक की हम ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं। तो कौन सी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण कहाँ पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक में हुआ। अब ऊर्जा भंडारण का कैसे, तो ऐसे ही समझ लो, ये तो एक तो अभी तो उभरती और तकनीक, अभी लेटेस्ट तकनीक है। उपयोग किया गया था CO2, जैसे ही CO2 जहाँ से निकलेगा, कहीं से तो CO2 गैस निकलेगा, उसका उस स्रोत के उपयोग करके स्टोर कर लिया है। मान लो CO2 निकला, कोयला ही जला रहे मान लो, अब उस CO2 को ही, गैस को ही हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे और कैप्चर कर लेंगे, उसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई। अब क्या है, कार्य प्रणाली कैसे, वही CO2 को संपीड़ित करके द्रव के रूप में बदल सकते हैं, गैस के रूप में, और उसे रख लेते हैं, तो द्रव के रूप में भी बदलने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लोज्ड ब्रेटन थर्मोडायनेमिक साइकिल पर कार्य करता है। ये जो तकनीक, अभी ये ऐसा शब्द पूछा जा सकता है कि किस तकनीक पर कार्य करता है, तो ये तकनीक कौन सी है, क्लोज्ड ब्रेटन थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये जो प्रोसेस है, इसमें वाष्प से तरल अवस्था में, मतलब जो CO2 को है, अभी देखा हमने, क्योंकि CO2 को हम जैसे कहीं से चिमनी से CO2 निकल रही है, उसे हमने कर लिया, हम किस रूप में रखते हैं, तरल रूप में। ये यहाँ पे थोड़ा अलग है, अन्य बैटरियों से कैसे भिन्न है, जैसे अन्य बैटरियों में हम अगर उन्हें चार्ज करके रखते तो धीमे धीमे वो ना चलाओ, तब भी उनका क्या होता है, मतलब जो उनकी ऊर्जा होती है कम होती चली जाती, पर इसमें ऊर्जा की गिरावट बहुत कम होती है, इसमें CO2 के में। तो ये हमने देखा। तो ऊर्जा भंडारण प्रणाली हमारे लिए जरूरी क्या है, कि भारत में वैसे ही चाहिए। तो ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या है, ऊर्जा की कम मांग, मतलब कम मांग जब हो, कम मांग का मतलब हो, जब मांग कम हो रही हो तब उन्हें संरक्षित कर लो, जब मांग ज्यादा हो जाए तो उन्हें वितरित कर दो। ये होता है ऊर्जा भंडारण प्रणाली। मतलब जब मांग कम है, अभी मांग ही नहीं है, जब मांग नहीं है तो उसे संरक्षित कर दो, कहीं एक भर के रख दो, और जब मांग बहुत डिमांड आ जाए तो सब जगह सप्लाई कर दो। यही काम होना चाहिए। तो रासायनिक ऊर्जा भंडार प्रणाली है, मतलब ऊर्जा कैसे भंडार हो सकती है, उन तापीय ऊर्जा भंडारण, उन्नत रासायनिक और ऊर्जा भंडारण। तो ये देखा। अगला आर्टिकल है, वो है ब्रूसेलोसिस को कारण। अब ब्रूसेलोसिस क्या है, ये एक संक्रमण बीमारी है। संक्रामक बीमारी का क्या हुआ, तो अभी चर्चा में क्यों चल रहा है, तो केरल के मलप्पुरम जिले में कोट्टक्कल में, मेन बात है क्या है, एक लड़की है, उसकी बच्ची बच्ची की मृत्यु हो गई है ब्रूसेलोसिस को कारण। पर इसके कारण हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो फैलाता है, पहली तो यही है कि ब्रूसेलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया वायरस से, वायरस बैक्टीरिया से होता है। अब नॉर्मली ये जानवरों से जानवरों में फैलता है, तो जानवरों में होता है, पर ये रेयर केस में क्या होता है, इंसानों में भी हो जाता है। तो वही रेयर केस की बात करें, मतलब कम होता है ये। तो बैक्टीरिया से फैलता है यह बीमारी, ब्रूसेलोसिस अलग अलग प्रजातियों से फैलती है, मतलब ब्रूसेला की अलग अलग प्रजातियों से। अधिकतर किसमें होता है, मवेशी, सुअर, भेड़, इनमें देखने को मिलता है। पर यहाँ जो बच्ची की मृत्यु हुई, इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। तो ब्रूसेला मेलिनटेसिस जो है, ये इंसानों में फैल जाता है। तो ब्रूसेला के कई सारे टाइप हैं, जो इंसानों में फैलता है, वो आम कारण क्या है, ब्रूसेला मेलेंटोसिस को। तो ये हमने देखा। तो इंसानों में फैलने वाला ये एक मतलब रोग है। तो इसमें क्या होता है, मेन क्या याद रखना, बैक्टीरिया से हो रहा है ये। तो बैक्टीरिया से याद रखना है, बुखार, पसीना, नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं वही इससे सब होता है, संपर्क वगैरह से ये फैल जाता है। तो ये देखा, मेनली किसमें होता है, जानवरों में होता है, और संक्रामक पशुओं के पास रहोगे, या वायु का संचरण के द्वारा, या एक व्यक्ति है उससे, ऐसे ये फैल सकता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी हमने कल देखा था कि अमन अरोड़ा को, वो चमन अरोड़ा है, चमन अरोड़ा को ये मिला था एक और अश्वत्थामा। तो देखा था एक और अश्वत्थामा से इसे याद कर लेना, चमन अरोड़ा को अकादमी मिला। पर यहाँ हम क्यों इसे रिवाइज कर रहे हैं, इसमें दो चीजें अपडेट करनी है। एक तो ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से मिलना स्टार्ट हुआ, 1954 से स्टार्ट हुआ। इसी समय लगभग भारत रत्न वगैरह भी इसी दशक में दिए जा रहे थे। तो 1954 से दिया जा रहा था। दूसरा हमें क्या अपडेट करना है, पहले की चीज की 54 से शुरुआत हुई, 55 में दिया गया। दूसरा ये किसे किसे दिया जाता, तो जो हमारी 8वीं अनुसूची के कितने विषय, मतलब 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं प्लस टू में क्या है, एक इंग्लिश है और एक राजस्थानी है। तो इंग्लिश, राजस्थानी और 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। तो ये याद रखना है
कि एक तो क्या है, जो चमन अरोड़ा को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषा प्लस 2 में और दिया था। प्लस 2 कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी है। कब से स्टार्ट हुआ? 54 में शुरुआत, 55 में पहला दिया गया था। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ये भी रिवाइज के लिए डाला है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में हम 99% स्वदेशी मोबाइल का क्या कर रहे हैं, स्वतः उत्पादित कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी कुछ फैक्चुअल डाटा है जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि पहले स्थान पर चाइना है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में, ये तो पता ही है। पर यहाँ पे एक चीज अगर देखें कि भारत जो है स्वदेशी मोबाइल का तो 99% कर ही रहा है, पर भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में मोबाइल का हिस्सेदारी केवल 43% है। मतलब 57%, हम मोबाइल तो बना रहे हैं 99% भारत में, पर 57% ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो भारत में नहीं बन रहे, क्योंकि हम मोबाइल का ही तो ज़्यादातर परसेंट भारत में डेवलप कर रहे हैं। तो ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक में भारत पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पूछे तो भारत पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। पर अगर निर्यातक 5 में तो है, पर अगर परसेंटेज देखो तो बहुत ही कम है। हम 1% से भी कम हम निर्यात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, पर हम टॉप पे क्यों है 5 में? क्योंकि बाकी जैसे चाइना वगैरह पूरा उन्हीं का कब्जा चलता है। तो ये वैसे ही मखाना बोर्ड है, ये सारे रिवाइज वाले आर्टिकल, ये सब भी हमने देखा था मखाना बोर्ड का। तो बाकी इसमें है, इसमें दो चीजें इसमें भी ऐड करनी क्या है, एक तो कि 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, तो इसे वर्षा बहुत चाहिए होता है। बाकी हमने देखा ही था कि मखाने के लिए कहाँ है मेन, बिहार में है, तो 90% भारत का और दुनिया का पूरा लगभग भारत में ही होता है ज्यादातर में। पुष्पी पादप एक होता है, उसका नाम क्या देखा था, लिली फैमिली का होता है, वाटर लिली या फिर यूरेलिया करके, तो यूरियल करके जो था एकमात्र उपलब्ध प्रजाति है जिससे ये होता है। तो लिली फैमिली और यूरेल करके है। अब एक और इसमें फैक्ट है, वो विशेषता क्या है कि अनाज श्रेणी में नहीं आता है। जैविक पदार्थ है लेकिन अनाज श्रेणी में नहीं आता, तो कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, ऐसी चीजें डाल देगा कि ये अनाज श्रेणी में आता है, पर अनाज में नहीं आता ये। कॉमन नॉर्मल हम इसे कहाँ खाते हैं, तो अनाज श्रेणी में ये नहीं आता है। इसकी खेती भारत में ही मुख्य रूप से होती है, पर कोरिया जापान इन सारे देशों में भी ये होता है। और मिथिला को जीआई टैग मिला, ये देखा। उसके बाद एक योजना है ग्रेट स्कीम है। अब ग्रेट स्कीम क्या है, सरकार तकनीकी वस्त्र के लिए स्टार्ट किया था ग्रेट स्कीम, बस यही याद रखना है कि ग्रेट स्कीम किसके लिए, तकनीकी वस्त्र के लिए। अब तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हुई, ये तकनीकी वस्त्र है क्योंकि वो अलग तरीके से बनती है। आर्मी के कोई प्रोडक्ट है, वो सब तकनीकी वस्त्र होते हैं, मतलब तकनीकी चीजें होती हैं जो अलग चीजें होती हैं। तो ये नॉर्मल वस्त्र से अलग होते हैं, तो इनके लिए एक योजना है, उसी का नाम याद रखना, ग्रेट योजना है। उसके बाद है, यहाँ के बाद अगला है एबोला के बारे में। तो अभी ब्रूसेलस के बारे में देखा, यो एबोला के बारे में देखें तो एबोला क्या है, यो एबोला युगांडा में, सूडान, जो युगांडा ने सूडान स्ट्रेन के एबोला वायरस के लिए पहली बार क्या हुआ है, एक असरदार क्लिनिकल परीक्षण किया है। तो एबोला जो है उसका एक क्लिनिकल परीक्षण हुआ है, और मतलब टीके के लिए, तो ये अभी सक्सेसफुल है। अब एबोला कई सारे प्रजातियों से होता है एबोला, तो जायरे, सूडान, मतलब बहुत सारी प्रजातियां। अब एबोला के बारे में देखें, दुर्लभ मामले मिलते हैं, एक गंभीर बीमारी है एबोला। और इसकी एबोला होता कैसे, तो एबोला एक, मतलब होने का मतलब है, एबोला क्यों नाम पड़ा, एबोला एक नदी है अफ्रीका में, उसी के नाम पे ये पड़ा है। बंदर हो, चमगादड़ हो, अन्य जीव होते हैं, उनके द्वारा ये फैलता है। तो ये हमने देखा। मानव बीमारी में ये होता ही है, मतलब मानव को बीमारी करेगा ही करेगा। तो मानव से मानव में फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। उसके बाद फ्रूट बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनके द्वारा, ये जंगली जानवरों के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। तो ये देखा। उसके बाद आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो ढिमसा नृत्य के बारे में। ढिमसा नृत्य, ढिमसा याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में होता है। तो ढिमसा नृत्य ये आंध्र प्रदेश में होता है, और उड़ीसा के नृत्य से ये प्रभावित माना जाता है ढिमसा नृत्य। तो ये देखा। तो ये आज थी हमारी 7 फरवरी के इम्पोर्टेंट जो भी करेंट अफेयर्स थे।